हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीछे शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 2 है बच्चों। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग सीखे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है और उसमें रूल क्या होते हैं, एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। और मैं आप लोग को बताया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को पिलर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है बच्चों? क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही डिराइव किया गया है। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग समझने वाले हैं कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, और ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कैसे डिराइव किया गया है और इसका फार्मूला क्या है। तो अगर आपका अभी तक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि जब तक आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्लियर नहीं होगा, आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में देखा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को एक ही चीज का प्रॉब्लम होता है, उनको यही नहीं समझ में आता कि किस क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगाए, किस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन अप्लाई करे। ये ऐसा उन लोगों के साथ इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि उनको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नॉलेज नहीं होता। उनको नहीं पता है कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये कैसे इसको डिराइव किया गया है। जब इन बातों को आप क्लियरली समझ जाएंगे, और मेन जो पॉइंट है बच्चों की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो अगर आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस को समझ जाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे और किस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। तो आज के सेशन का मेन यही मकसद है बच्चों कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगाना है और किस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप किया गया और फार्मूला कैसे डिराइव किया गया। कोई भी फार्मूला आसमान से नहीं गिरता है बच्चों, कोई ना कोई इंसान उस फार्मूले को डिराइव करता है। फार्मूला बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है बच्चों, एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। होता क्या है कि एक छोटा सैंपल लिया जाता है और एक उसमें पैटर्न को देखा जाता है, फिर उससे बड़ा सैंपल लेके उसमें एक पैटर्न देखा जाता है, फिर उससे एक बड़ा सैंपल लेके उसमें एक पैटर्न देखा जाता है। ऐसे पैटर्न अगर कॉमन आते जाते हैं तो हम लोग उसको एक जनरलाइज कर देते हैं, एक फार्मूला बना देते हैं। अगर आप लोग को याद होगा बच्चों तो क्लास 12th में एक मैथमेटिकल इंडक्शन नाम का चैप्टर होता था, और जो कि सबसे आसान होता था मैथ में। हम लोग उसमें करते क्या थे, किसी भी फार्मूले को डिराइव करते थे। कैसे डिराइव करते थे बच्चों? फार्मूला पहले लिखते थे, उसमें n=1 के लिए चेक करते थे ट्रू है क्या, फिर n=2 के लिए चेक करते थे ट्रू है क्या, फिर n=3 के लिए चेक करते थे ट्रू है क्या। अगर ऐसे ट्रू आता जाता था तो हम लोग बोल देते थे कि n के लिए भी ट्रू होगा, मतलब ये फार्मूला क्या है, वैलिड है। हमने क्या किया था, आप n=1 मतलब एक छोटा सैंपल लिया, n=2 मतलब थोड़ा सा बड़ा सैंपल लिया, n=3 मतलब उससे बड़ा सैंपल लिया, और सेम पैटर्न देखा। तो सेम पैटर्न देखने के बाद हम लोगों ने बोल दिया कि फार्मूला वैलिड है। ठीक उसी तरह बच्चों एक छोटा सैंपल लेंगे, उससे एक बड़ा सैंपल लेंगे, फिर उससे एक बड़ा सैंपल लेंगे और एक पैटर्न देखेंगे और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फार्मूला को डिराइव कर दे। तो देखते हैं बच्चों, ये एग्जांपल आप लोग के सामने है। इस एग्जांपल से हम लोग परम्यूटेशन का एंड कॉम्बिनेशन का फार्मूला को डिराइव करेंगे। अब कैसे करेंगे तो देखते हैं। लेकिन एक बात बता दूं बच्चों, आपके दिमाग में जो भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आपको ऐसा एज्यूम करना है कि नहीं परम्यूटेशन आपको आता है, नहीं कॉम्बिनेशन आता है। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पर्सन ए, बी एंड सी बी अरेंज इन 2 प्लेस। अगर सिंपल भाषा में बोलूं बच्चों तो 3 पर्सन है ए, बी, सी, और आपके पास 2 प्लेस है, तो कैसे कितने तरीके से आप बैठा सकते हैं ये आपसे पूछा गया है। मतलब ए, बी, सी है 3 लोग और 2 चेयर है, 2 चेयर पे कितने तरीके से आप बैठा सकते हो। तभी आपको कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना। आपको ऐसा एज्यूम करना कि नहीं आपको परम्यूटेशन आता है, नहीं कॉम्बिनेशन आता है। अब इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व करके देखते हैं। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 2 प्लेस है, तो पहले 2 प्लेस बना लेते हैं। ऐसे ये हमने बना लिया फर्स्ट प्लेस और ये यहाँ पे बना लिया सेकेंड प्लेस। अब क्या होगा बच्चों, इन तीन पर्सन है ए, बी, सी, इनमें से कोई भी फर्स्ट प्लेस पे बैठ सकता है। तो फर्स्ट प्लेस पे मान लेते हैं बच्चों कि ए बैठ गया। अगर ए नहीं बैठता तो कौन बैठता, बी बैठ जाता। बी नहीं बैठता तो कौन बैठता, सी। इन तीनों में से कोई भी फर्स्ट पोजीशन पे बैठ सकता है। तो जब फर्स्ट पोजीशन पे तीनों में से कोई भी बैठ सकता है बच्चों। जब एक बंदा बैठ गया तो अब सेकेंड पोजीशन पे कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग ही बैठ सकते हैं। यानी कि पहले पे ए बैठा तो सेकेंड पे कौन बैठ सकता है, बी या फिर सी। ठीक है। उसी तरह अगर पहले पोजीशन पे बी बैठा है तो सेकंड पोजीशन में कौन बैठ सकता है, ए या सी बैठ सकता है। अगर फर्स्ट पोजीशन पे सी बैठा है तो सेकंड पोजीशन में कौन बैठ सकता है, ए और बी, कोई भी बैठ सकता है। कितने लोग बोलेंगे सर अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो देखो पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा कि ए फर्स्ट चेयर पर बैठे, सेकंड चेयर पर बी बैठे। दूसरा पॉसिबिलिटी होगा फर्स्ट चेयर पर ए बैठे, दूसरे चेयर पर सी बैठे। ठीक है। उसी तरह फर्स्ट प्लेस पे बी बैठे, सेकंड प्लेस पे ए बैठे। उसी तरह फर्स्ट प्लेस पे बी बैठे, सेकंड प्लेस पे सी बैठे। उसी तरह फर्स्ट प्लेस पे सी बैठे, सेकंड प्लेस पे ए बैठे। उसी तरह फर्स्ट प्लेस पे सी बैठे, सेकंड प्लेस पे बी बैठे। ऐसे बन सकता है। यानी कि टोटल कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं बच्चों, तो ये हो गया 6 वे।
ये हो गया बच्चों काउंट करके, हमने अपने फिंगर पे काउंट करके सॉल्व कर लिया। अब लेकिन बच्चों ऐसे अगर मान लो यही सैंपल बड़ा रहता तो ऐसे काउंट करने में टाइम लगता ना, तो कितने लोग बोलेंगे सर अगर इसको हम लोग कॉमन सेंस मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो फर्स्ट पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकते थे, थ्री टाइप से, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इन तीनों में से कोई एक को हमने यहाँ बैठा दिया तो इस पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकते हो, टू वे से फिल कर सकते हो, यानी यहाँ पे 2। देखो यहाँ पे आप इसको देख के समझ भी सकते हो, देखो फर्स्ट पोजीशन पे ए आया है, बी आया है, सी आया है, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन जब ए फर्स्ट पोजीशन पे बैठ गया तो सेकंड पोजीशन पे केवल 2 ही ऑप्शन है, उसी तरह फर्स्ट पोजीशन पे बी बैठ गया तो सेकंड पोजीशन पे केवल 2 ही ऑप्शन है, उसी तरह फर्स्ट पोजीशन पे सी बैठ गया तो सेकंड पोजीशन पे केवल 2 ही ऑप्शन है। तो ऐसे ही हमने कर दिया। अब यहाँ पे एडिशन रूल अप्लाई होगा कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ये आपको सोचना है। तो देखो आपका कंडीशन क्या है कि दोनों प्लेस पे आपको 2 लोगों को बैठाना है एबीसी में से। जब तक दोनों प्लेस आप फिल नहीं करोगे, दोनों प्लेस पे कोई ना कोई बैठेगा नहीं, तब तक आपका कंडीशन ट्रू नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट प्लेस को भी फिल करना है, सेकंड प्लेस को भी फिल करना है, तभी आपका कंडीशन है। यानी कि पहला कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, सेकंड कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। जब दोनों चाहिए होता है बच्चों तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी यहाँ से 6 वेज आ गया। तो ये तो हो गया, हमने क्या किया बच्चों, फिंगर पे काउंट कर लिया और उसके बाद हमने एक यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करके हमने निकाल लिया। तो ये हो गया बच्चों एकदम कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी हमको नहीं पता है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर अगर यहाँ पे मान लो 3% की जगह पे 4% हो जाए, 5% हो जाए, प्लेस की जगह पे 2-3 प्लेस हो जाए, तो फिर हम लोग ऐसे बनाना तो टफ होगा ना। तो हम लोग जो उस केस में क्या करेंगे, इसको बनाएंगे नहीं, अब डायरेक्ट हम ये वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, एक एग्जांपल मैंने अलग से लिया बच्चों। हमने क्या किया, यहाँ पे 3% की जगह पे 4% कर दिया और 2 प्लेस की जगह पे 3 प्लेस कर दिया। तो कितने लोग बोलेंगे सर हमको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, हमको 3 प्लेस ऐसे बना लेना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो 3 प्लेस बना लिए, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड और ये हो गया थर्ड। ध्यान से समझेंगे बात को बच्चों यहाँ पे। तो फर्स्ट प्लेस में से इन चारों में से कोई भी बैठ सकता है, तो 4 वे से फिल कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस को। जब 4 में से कोई एक बैठ गया बच्चों तो कितने बचे, 3। तो 3 जो 3 वे हो, यानी सेकंड पोजीशन पे तीनों में से कोई भी बैठ सकता है। जब 2 लोग बैठ गए तो थर्ड प्लेस पे कितने बचे, 2 बचे, तो यानी कि 2 में से कोई भी बैठ सकता है। यानी कि फर्स्ट प्लेस को हम लोग 4 वे से फिल कर सकते हैं, सेकेंड प्लेस को 3 वे से और थर्ड प्लेस को 2 वे से फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपका कंडीशन है कि 3 प्लेस पे इन चारों में से किसी को बैठाना है। तो जब तक तीनों प्लेस फुल नहीं होगा बच्चों, तब तक आपका कंडीशन ट्रू नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट पोजीशन को भी फिल करना है, सेकंड को भी फिल करना है और थर्ड को भी फिल करना है। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जब ट्रू होगा तभी आपका कंडीशन ट्रू होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 24 वे, यानी कि टोटल 24 वे से 4% को 3 प्लेस पे हम बैठा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24 वे। आप ऐसे बना के देख सकते हैं बच्चों कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि टोटल कितना बनाना पड़ेगा आपको, 24 बनाना पड़ेगा। मैं ऐसे डायरेक्ट बना देता हूं, आप लोग एक बार इसको बैठ के घर पे देख लेना कि कैसे कैसे बना है। देखो फर्स्ट प्लेस पे कितने तरीके से बैठा सकते हैं बच्चों, 4 वे से। तो देखो 1 2 3 4, देखो फर्स्ट पे 4, सेकंड पे जब फर्स्ट फिल हो गया, मान लीजिए फर्स्ट पे ए बैठ गया, तो सेकंड पे कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 3 वे से। तो देखो 1 2 3 वे हो गया। अब जब सेकंड पोजीशन पे बैठा दिए बच्चों, मान लो सेकंड पोजीशन पे बी बैठ गया, तो थर्ड पोजीशन पे कितने वे से बढ़ा सकते हैं, 2 वे से। तो देखो जब बी बैठ गया बच्चों तो सी थर्ड प्लेस पे जो थर्ड प्लेस उसमें आप कितने होगा, 2 वे हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई। तो जब फर्स्ट पोजीशन पे ए बैठेगा तो टोटल 6 वे होगा, जब बी फर्स्ट पोजीशन पे बैठेगा तो टोटल 6 वे होगा। सिमिलरली सी बैठेगा तो 6 वे होगा, डी बैठेगा तो 6 वे होगा। यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। यहां से एक चीज क्लियर हो गया बच्चों कि अगर सैंपल छोटा रहेगा तो आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन सैंपल बढ़ेगा तो ऐसे बनाना आपके लिए क्या होगा, टफ हो जाएगा। इससे बड़ा सैंपल कर देंगे बच्चों तो ऐसे आप बना के देखोगे तो आपको टाइम लगेगा। आपको ये जो मेथड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को, इसको फॉलो करना है। अब थोड़ा सा मैं बड़ा सैंपल लेता हूं बच्चों तो और क्लियर होगा। अब इस एग्जांपल में मैं थोड़ा सा और सैंपल बढ़ा दिया बच्चों। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 5% कर दिया और यहाँ पे 4 प्लेस कर दिया। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको सॉल्व करना, हमको तो आइडिया चल गया कैसे करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे। कैसे करेंगे बच्चों, 4 प्लेस पहले से बना लेंगे। हमने ऐसे 4 प्लेस बना लिया। यहाँ पे हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। 4 प्लेस हमने बना लिया। अब 5% है बच्चों, तो 5% में से कोई भी यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे बैठ सकता है, मतलब कि 5 वे से बैठ सकता है। जब 5 में से कोई एक बैठ गया बच्चों तो सेकंड पोजीशन पे कितने बचे, 4, तो 4 में से कोई भी बैठ जाएगा। जब 2 लोग बैठ गए तो टोटल 5 में से 2% बैठ गए तो कितने बचे, 3% बचे, यानी कि थर्ड पोजीशन पे 3 वे से। उसी तरह फोर्थ पोजीशन पे कितने बैठेंगे बच्चों, जब टोटल 3 बैठ गए 5 में से तो कितना बचा, 2 बचा। तो कितने लोग बोलेंगे सर जितना फर्स्ट प्लेस पे बैठ रहे हैं उसमें से एक घटा देना है तो सेकंड पोजीशन का आ जा रहा है, उसमें से एक घटा देंगे तो थर्ड पोजीशन आ जाएगा। अब उसमें
में से घटा देंगे तो फोर्थ पोजीशन आ जाएगा। और इसी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है कि जब तक 4 प्लेस फिल नहीं होगा आपका कंडीशन ट्रू नहीं होगा, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 कितना होगा ये हो जाएगा 120, यानी कि 120 वे से क्या कर सकते हैं हम लोग, बैठा सकते हैं। यानी कि 5% आपके पास है, 4 प्लेस है, तो आप 120 वे से बैठा सकते हैं। अब इसको 120 को बनाना बच्चों कॉम्बिनेशन बहुत टफ हो जाएगा। आप इसको ABCD ऐसे करके बनाएंगे तो टाइम लगेगा, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर 4 प्लेस है तो हमने 4 प्लेस बना दिया और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, उसको नंबर के हिसाब से पुट कर दिया, यानी कि 120 वे आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए बच्चों कि हमने एक छोटा सैंपल लिया, फिर उससे एक बड़ा सैंपल लिया, फिर उससे एक बड़ा सैंपल लिया। अगर मैं आपसे बोल दूं कि अब एक और बड़ा सैंपल ले लेता हूं बच्चों, मान लेता हूं बच्चों कि आपके पास n पर्सन है और r प्लेस है, तो कितने तरीके से आप इनको बैठा सकते हैं r प्लेस पे, मतलब n पर्सन है और r चेयर है, ऐसे समझ लो, तो कितने तरीके से r चेयर पे आप बैठा सकते हो, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कितने लोग बोलेंगे सर अब हमको पैटर्न पता चल गया है, जब r प्लेस है तो सबसे पहले हमको r प्लेस बनाना पड़ेगा। तो ये हमने r प्लेस ऐसे बना लिया, मान लो ऐसे बना लिया r प्लेस, ठीक है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये वाला जो प्लेस होगा फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, और ये होगा थर्ड, और ये होगा फोर्थ, और ये लास्ट वाला क्या होगा, आरथ प्लेस हो जाएगा। हमने ऐसे प्लेस बना लिया और हमको पता है कि फर्स्ट पे जितने लोग हैं उनमें से कोई भी बैठ सकता है, और सेकेंड पे क्या होगा, उनमें से n में से एक बैठ गया तो कितने लोग बचे, n-1। अब n-1 में से सेकेंड पोजीशन पे एक बैठ गया तो कितने बचेंगे, n-2। जब इसमें n-2 में से एक बैठ गया तो यहाँ पे कितने बचेंगे, n-, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे n वे से बैठा सकते हैं, सेकेंड प्लेस पे n-1, और थर्ड प्लेस पे n-2, और फोर्थ प्लेस पे n-3। अब आरथ प्लेस पे कितने तरीके से बैठा सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी, ये निकालना बहुत जरूरी है। कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ऐसे सोचो आप कॉमन सेंस से कि सेकेंड प्लेस पे जब हम फर्स्ट प्लेस पे बैठा रहे हैं तो टोटल n वे हो जा रहा है, सेकेंड प्लेस पे क्या और n-1 हो जा रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे n- मतलब कि जो सेकेंड है इसमें से 1 घटा के यहाँ पे घटा दे रहे हैं। थर्ड प्लेस का मतलब 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, तो यहाँ पे 2 घटा रहे हैं। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, तो यहाँ 3 घटा दे रहे हैं। तो कितने लोग बोलेंगे सर आर एस प्लेस पे क्या हो जाएगा, n-r-1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों n-r+1। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है कि ये हमने जो लिखा है सही लिखा है कि नहीं लिखा, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर सकते हैं। देखो ये 5% का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे n की वैल्यू 5% दे दिया है, और ये 4 प्लेस का मतलब क्या हो गया बच्चों कि यहाँ पे r की वैल्यू 4 प्लेस दे दिया है। तो n और r की वैल्यू दिया है, तो बच्चों तो आप खुद सोचो कि अगर n r की वैल्यू, तो यहाँ पे n r की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू पुट करोगे 5, r की वैल्यू कितना होगा 4, तो यहाँ 4 रखेंगे और +1 करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि लास्ट प्लेस पे 2 वे से हम बैठा सकते हैं। तो देखो इस एग्जाम्पल में लास्ट प्लेस कौन सा, ये था। लास्ट प्लेस पे कितने तरीके से बैठा है, 2 वे से बैठा है, यानी कि जो हमने ये लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। तो इसलिए बच्चों हम लोग को n% को r प्लेस पे बैठाना है, तो फर्स्ट पोजीशन पे इतने, सेकंड पोजीशन पे ऐसे, थर्ड पोजीशन पे ये, फोर्थ पोजीशन पे ये, और आरथ प्लेस पे ऐसे कर सकते हैं। और ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। क्यों मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, क्योंकि हमको r प्लेस पे बैठाना है। जब तक r प्लेस पूरा फिल नहीं होगा, हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपस में सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इसी चीज से हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने जनरलाइज कर दिया कि आपको अरेंजमेंट करना है n थिंग्स का r प्लेस पे, n थिंग्स का r प्लेस पे अरेंजमेंट करना है बच्चों। तो कितने तरीके से कर सकते हो, तो n × n-1 × n-2 डैश डैश × n-r+1 वे से हम लोग बैठा सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, r की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब किसी ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और इसको एक नया टर्म दे दिया बच्चों, और इसी को NPR से रिप्रेजेंट कर दिया। और NPR से रिप्रेजेंट का मतलब हो गया बच्चों, इसको इसने बोल दिया कि परम्यूटेशन। ये बोल दिया कि ये परम्यूटेशन का फार्मूला होगा, इसी चीज को उसने NPR से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी बच्चों यहाँ पे NPR इक्वल टू क्या हो जाएगा, NPR इक्वल टू n × n-1 × n-2 × n-3 डैश डैश, ये हो जाएगा NPR की वैल्यू। अब बच्चों आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये जो NPR है एक नया टर्म उन्होंने दे दिया, और NPR को ही हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन बोल दिया उन्होंने। अब इस ये वाले टर्म को हम लोग मिनिमाइज करके मिनिमाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखो कितने लोग बोलेंगे सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। इसीलिए यहां से एक फार्मूला बन गया कि NPR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n/n-r। ये उन्होंने एक फार्मूला बना दिया और इसी का नाम दे दिया परम्यूटेशन।
अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों कि ये फार्मूला कब अप्लाई करना है। जब इन्होंने फार्मूला बनाया तो लोग इनसे पूछे कि ये फार्मूला का हम यूज कब करेंगे, तो उन्होंने बोला कि जब काउंटिंग के क्वेश्चन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो वहां पे आप परम्यूटेशन का फार्मूला लगा के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस बात को बच्चों इन एग्जांपल में समझाता हूं, बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होने का क्या मतलब है ये आपको समझाता हूं। तो आप एग्जांपल नंबर 1 पे चलते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट का मतलब समझते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे 3 पर्सन थे हमारे पास, इनको 2 प्लेस पे हमको बैठाना था, तो कितने तरीके से बैठा रहे थे, तो देखो हमने बना के देखा था। एक आ रहा था AB, एक AC और एक BA, फिर BC, फिर CA और CB, ये पूरा बन रहा था 6 वे। अब यहाँ पे समझना बच्चों, इस वाले केस को ध्यान से देखो और इस वाले केस को देखो, इन दोनों को ऑब्जर्व करो। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो पहले यहाँ पे AB एक हमारा बना है पॉसिबल वे, और फिर AB से हमने चेंज करके बना दिया है BA। तो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्या है बच्चों, देखो इस वाले, अगर इस वाले पॉसिबिलिटी की बात करें तो A जो है फर्स्ट वाले चेयर पे बैठा है, फर्स्ट पोजीशन पे, और B सेकेंड पोजीशन में बैठा है। लेकिन इस वाले पॉसिबल वे में B को फर्स्ट पोजीशन पे बैठा दिया गया है और A को सेकेंड पे, यानी कि AB के पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। यानी कि ये हो गया कि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, क्योंकि A की जगह पर B आ गया है, B की जगह पे A आ गया है, तो यहाँ पे दोनों का दोनों अलग केस बन जा रहा है। अलग केस बनने के पीछे यही लॉजिक है कि इस वाले केस में फर्स्ट पोजीशन में बैठा है A और इस वाले केस में सेकेंड पोजीशन पे बैठा है। इस वाले केस में B सेकेंड पोजीशन पे बैठा है, यहाँ पे B फर्स्ट पोजीशन में बैठा हुआ है। इसका मतलब AB और BA में दोनों में डिफरेंस है, यानी कि जो पॉसिबल वे AB आ रहा है उसका ऑर्डर चेंज कर देने के बाद भी जो बन रहा है वो भी एक डिफरेंट वे बन रहा है, यानी यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो AC और CA, इन दोनों को ऑब्जर्व करो। तो AC और CA, इसी को क्या कर दिया गया है, AC का ऑर्डर को चेंज करके CA बना दिया गया है। लेकिन AC और CA में दोनों में चेंज है, यानी दोनों अलग अलग पॉसिबल वे लिया गया, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों में चेंज क्या है कि A यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है और यहाँ पे A सेकेंड पोजीशन में बैठा है, यानी कि दोनों क्या है, डिफरेंस है। उसी तरह आप BC और CB को भी चेक कर सकते हो, इन दोनों में भी डिफरेंस है, लेकिन बस इन दोनों में ऑर्डर चेंज किया गया है। यानी इस एग्जांपल में ऑर्डर क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप इसको परम्यूटेशन के फार्मूला से सॉल्व करते बच्चों तो आप डायरेक्ट बोल देते कि 3 है, 3 टोटल है और कितने प्लेस पे बैठाना है, 2, तो 3P2 आप बोल देते तो 3P2 की भी वैल्यू क्या आती है, यही आती है। यानी अगर आपको परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट पहले पता होता तो डायरेक्ट इसको लिख देते 3P2, आपका आंसर हो जाता। लेकिन बच्चों आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पता नहीं था, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया। अगर आप लोग को याद होगा बच्चों तो फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मैं बोला था कि कोई भी क्वेश्चन जो होता है काउंटिंग को जो बेस्ड होता है उसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है बच्चों वो काउंटिंग पे बेस्ड होता है, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करो और आंसर निकाल लो। और वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है बच्चों हर क्वेश्चन में वैलिड होता है, किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। और कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं बच्चों जहां पे अगर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हो तो आप इजिली सॉल्व कर लोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो इजिली सॉल्व कर लोगे। जैसे इसी एग्जाम्पल में हम लोग को परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा के आंसर निकाल लिया था। लेकिन बच्चों जब अब हम परम्यूटेशन पढ़ लिए तो हमको पता चल गया कि ऑर्डर इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था, तो डायरेक्ट हम परम्यूटेशन के फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं और परम्यूटेशन से भी सॉल्व कर लेंगे। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो परम्यूटेशन का फार्मूला बनाया गया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एक स्पेशल केस है। उसी तरह कॉम्बिनेशन भी क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एक स्पेशल केस है। अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो परम्यूटेशन लगाओगे तो 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो कॉम्बिनेशन लगाओगे तो आंसर 10 सेकंड में आ जाएगा। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कोई नया चीज नहीं है, आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आती है तो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आता है आपको तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर इसी में पैटर्न पता चल जा रहा है तो हम परम्यूटेशन का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 में भी हम चेक कर सकते हैं ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं बच्चों। आप खुद सोचो, इस वाले केस को देखो, यहाँ पे ABC है, यहाँ पे ABC है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ABC यहाँ पे ACB हो गया, ये ACB हो गया। उसी तरह बच्चों ACB और यहाँ पे आ गया BAC, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आ गया BCA, फिर इसमें देखो यहाँ पे देखो तो CAB, ठीक है। और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे CBA आ गया बच्चों, यहाँ पे नहीं बनेगा, ये टोटल 6 वे बन गया बच्चों। यानी कि ये देखो इन 6 को ऑब्जर्व करो, इन 6 कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करो तो कितने लोग बोलेंगे सर इन तीनों में केवल ABC इन्वॉल्व है लेकिन इनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया। जैसे फर्स्ट वाले में देखा जाए तो फर्स्ट प्लेस पे A बैठा है, सेकंड पे B, थर्ड पे C, और इसमें क्या कर दिया गया, B और C के पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया गया तो नया पॉसिबल वे बन गया है। यानी यहाँ पे भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है बच्चों, एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि आपको एक चीज अभी याद रखना है कि अगर n पर्सन है और n प्लेस है,
n पर्सन है और n प्लेस है बच्चों, तो आप फैक्टोरियल n तरीके से उनको बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल n तरीके से बैठा सकते हैं। उनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा। आने वाले लेक्चर में ये बात एकदम मैं क्लियरली समझा दूंगा कि ऐसे क्यों आए। अभी के लिए फिलहाल आप कॉपी में ही लिख लो कि n पर्सन है और n प्लेस है, तो उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल n तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे दो लोग हैं, तो इन दो लोग ए बी है, तो इनको आपस में अरेंज करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हो, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2, यानी ए बी को यूज करके और कितना पैटर्न बना, एक ही बना है, ये बी सी बी ए बना है, यानी कि 2 ही बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 3 है, एबीसी क्या है 3 है, यानी कि इन तीनों को आपस में अरेंज करोगे तो कितने तरीके से कर सकते हो, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा 3 × 2 और ये हो गया 6, यानी कि 6 वे से अरेंज कर सकते हैं। यानी कि एबीसी को आपस में चेंज करके पोजीशन चेंज करेंगे तो 6 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो देखो यहाँ बन रहा है कि नहीं, एक ये बना, 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 टोटल 6 बन गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग को डायरेक्ट इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अगर हमको परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट पहले पता होता तो हम डायरेक्ट बोलते कि 4p3 की वैल्यू निकाल लो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते थे और परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगा के भी सॉल्व कर सकते थे। उसी तरह बच्चों जो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था, ये एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल में ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमने सॉल्व कर लिया। आप कितने बोलेंगे डायरेक्ट सर परम्यूटेशन के फॉर्मूले से भी लगा सकते थे। क्या करते 5p4 कर देते, इसका भी जो आता आंसर यही आंसर आता। तो हमको परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट पता चल गया तो डायरेक्ट 5p4 लगा सकते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई। यहाँ पे भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, तो जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा बच्चों वहां पे परम्यूटेशन का फार्मूला अप्लाई करना है आपको, ये बात ध्यान रखना है, यही फार्मूले का मतलब है। अब बच्चों लोगों ने बोला कि एक बात बताओ, आपने ये फार्मूला तो बना दिया जहां पे कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, हम यहाँ पे अप्लाई भी कर देंगे, लेकिन ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता है जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने बोला कि काम करो, ऐसा एग्जाम्पल लेके आओ जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चों एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ले रहा हूं जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि अभी हम लोग वो केस डिस्कस करने वाले हैं बच्चों जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये एग्जांपल लिया हूं, इस एग्जांपल को ध्यान से समझना। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज डबल टीम कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 3 पर्सन एबीसी। तो यहाँ पे 3 पर्सन एबीसी है बच्चों, इनका डबल टीम मतलब दो का पेयर बनाता है, तो कितने लोग बोले कितने तरीके से बना सकते हैं। अगर ए के साथ हम बी को ले सकते हैं, ठीक है भाई, ए के साथ बी को ले सकते हैं, या फिर ए के साथ हम लोग सी को ले सकते हैं, ठीक है, या फिर सी के साथ बी को ले सकते हैं। ये 3 बन गया, और 3 और बन सकता है सर बच्चों, बी और ए को एक साथ ले ले, फिर या सी और ए को साथ ले ले, या फिर बी और सी को साथ में ले ले। ये टोटल 6 हम पेयर ऐसे बना सकते हैं, ये हम टोटल 6 पेयर बना सकते हैं। और कैसे बनाए बच्चों, हमको पता है कि हमने क्या कर दिया 3p2 कर दिया। 3p2 की वैल्यू कितनी आती है 6 आती है। अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल जो 1 लिए थे बच्चों, वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिए, टोटल क्या हो गया 6 वे हो गया, यहां हमने निकाले। लेकिन बच्चों यहाँ पे पॉइंट नोटिस करने वाली बात है कि हमको बनाना क्या है, 2 लोगों की टीम बनाना है। अब ध्यान से देखना, ए बी और बी ए, इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा क्या, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं डिफरेंस होगा बच्चों, क्योंकि देखो टीम तो बनाना ए बी की, मैं बोलूं कि राम और श्याम की टीम है और श्याम और राम की टीम है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा क्या, बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि ए बी टीम और बी ए टीम दोनों का मतलब सेम होगा। सिमिलरली बच्चों अगर ए सी टीम है और सी ए टीम है, इन दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली बच्चों अगर सी बी कोई टीम है तो वहां पर बी सी अगर कोई टीम है तो ये दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे टीम बना रहे हैं। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी आप ए बी को अगर अरेंज करके ऑर्डर चेंज करके ए बी की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो जो नया पॉसिबिलिटी बनता है बच्चों वो ट्रू नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ए बी का टीम हो या फिर बी ए का टीम हो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर इन 6 में से केवल हमारा 3 वे ही बना, इन 3 को हमको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, टीम बनाना था हमको यहाँ पे। तो ए बी का टीम हो या फिर बी ए का टीम हो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। अब यहां से बच्चों हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। फार्मूला कैसे बना देंगे, तो देखो ए बी को आपस में अरेंज कर रहे हैं, मतलब ये 2 लोगों को अरेंज कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2 वे से अरेंज कर सकते हैं। तो जितने अरेंज करने के बाद पॉसिबिलिटी बना होगा वो सारे के सारे ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं ट्रू होगा, कि ए बी और बी ए बने, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। यानी यहां से हम बोल सकते हैं बच्चों कि हम यहाँ पे 3p2 करके फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि हर फैक्टोरियल 2 के कॉम्बिनेशन में एक ही लेना है। तो यानी कि ए बी और बी ए में क्या लेना है, हमको केवल एक ही लेना है। तो ये हमारा क्या आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो पीछे वाले एग्जांपल को कॉपी में पलट के देख लो, वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता था। क्यों होता था, क्योंकि वहां पे 2 लोगों को आपको क्या करना था,
लेना था और उनको चेयर पे बैठाना था, पोजीशन उनका फिक्स करना था, लेकिन यहाँ पे पोजीशन फिक्स नहीं करना है बच्चों। तो अब बस आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग ने परमुटेशन पढ़ा था, अभी परमुटेशन का जब फार्मूला हमने डिराइव किया था बच्चों, तो वहां पे सबसे पहले हम लोग लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे और बाद में उनको अरेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों कि लोगों को हम सिलेक्ट कर लिए लेकिन इनको अरेंज नहीं करना है। यहाँ पे चेयर है क्या, यहाँ पे कोई पोजीशन है क्या, कोई पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पे केवल हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, अरेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमुटेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, पहले दो लोगों को ले रहे थे और दो चेयर पे बैठा रहे थे, पहले सिलेक्ट कर रहे थे फिर उनको अरेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल सिलेक्ट करना, अरेंज नहीं करना है, क्योंकि इनको कोई पोजीशन इनका फिक्स नहीं है। यानी कि ए बी और बी ए का मतलब क्या है, सेम है। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे हमने ऐसे बना लिया बच्चों, तो इसको हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं बच्चों। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन दिया जाए तो यहाँ पे बच्चों हर फैक्टोरियल 2 केस में केवल एक ही केस हमको लेना था, क्योंकि ए बी को अरेंज करके जितने भी पॉसिबल वे बनेगा सारे के सारे का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक जनरलाइज करके फार्मूला बना दिया बच्चों। और फार्मूला क्या बना दिया कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स फ्रॉम 3 थिंग्स में से करना है आपको, तो 3p2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 कर दोगे। ये बात समझ में आ गया। अब इसी सैंपल को मैं बढ़ा दूं बच्चों। अगर मान लो सैंपल मैंने बढ़ा दिया, 3 थिंग्स कर दिया और 3 थिंग्स को आपको लेना है और 4 थिंग्स में से यहाँ पे केवल सिलेक्ट करना है। 4 लोगों में से आपको 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हो, तो कितने लोग बोलेंगे 4p3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 कर देंगे सर, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह बच्चों अगर आपको n थिंग्स दिया जाए, मतलब इसको जनरलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे n थिंग्स में से केवल r थिंग्स को आपको बोला जाए कि सिलेक्ट करो, तो कितने तरीके से कर सकते हो, तो कितने लोग बोलेंगे सर n PR डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R। अब किसी ने इसी बात को फार्मूले के फॉर्म में दे दिया और बोल दिया कि इसको NCR से रिप्रेजेंट कर दिया और बोल दिया कि ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो यहां से एक फार्मूला बन गया कॉम्बिनेशन का। तो ये आ गया फार्मूला आप लोग के सामने कॉम्बिनेशन का, ये हो जाएगा NCR इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R। और इसको अगर NPR की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। यानी ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला कहाँ यूज करेंगे बच्चों, जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक चीज आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि परमुटेशन का मतलब होता है जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और कॉम्बिनेशन का मतलब है जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो थोड़ा भी अगर मन में डाउट है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, लास्ट तक बने रहो। मैं 100% श्योर हूं जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग NCR और NPR की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चों, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं। तो बच्चों इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझते हैं कि क्या होता है। अब हमने एक फार्मूला भी बना दिया। हमने फार्मूला वो बनाया बच्चों कि NCR इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R होता है। अगर इसी को हम लोग रीअरेंज कर देंगे बच्चों, तो रीअरेंज करने के बाद आ जाएगा NPR इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। अब इनमें तीनों टर्म का मतलब समझते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। NPR का मतलब क्या हुआ, मतलब NPR का मतलब ये हो गया बच्चों, सिंपल से बात करें कि n पर्सन है जिनमें से R को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर ले रहे हैं और उनको सिलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज कर रहे हैं। अगर सिंपल से भाषा में बोलूं तो n लोगों में से n पर्सन है आपके पास, R चेयर है, तो आप n पर्सन को R चेयर पे कितने तरीके से बैठा सकते हो, इसका मतलब ये हो गया। सिंपल सा लॉजिक है। NPR का मतलब ये होता है। उसी तरह NCR का मतलब क्या होता है बच्चों, NCR का मतलब होता है कि n पर्सन है जिनमें से R पर्सन को आप केवल सिलेक्ट कर रहे हो, R पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या था कि सिलेक्शन और सिलेक्शन होता था, फिर उसके बाद अरेंजमेंट होता था, लेकिन यहाँ पे केवल सिलेक्शन हो रहा है। अब फैक्टोरियल R का मतलब अभी आपको बताया था बच्चों कि R थिंग्स है और R प्लेस है, तो उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये फैक्टोरियल R का मतलब होता है। अब इसको मैं लिख के समझा देता हूं बच्चों। तो देखो NPR का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकन R एट ए टाइम। मतलब कि क्या करते हैं हम लोग, n पर्सन में से R पर्सन को हमने क्या किया, पहले सिलेक्ट किया और उसके बाद उसको अरेंज कर दिया। तो पहले सिलेक्शन होता है फिर अरेंजमेंट होता है। NCR का मतलब क्या होता है बच्चों कि n थिंग्स में से पहले R थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, केवल सिलेक्ट करना होता है NCR का मतलब। और फैक्टोरियल R का मतलब ये हो गया बच्चों कि R थिंग्स से उसको आपस में अरेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि R प्लेस है और R पर्सन है, तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो फैक्टोरियल R तरीके से बैठा सकते हैं। अब इसी बात को एग्जांपल लेके समझाता हूं बच्चों। मान लेते हैं कि मेरे क्लास में 3 स्टूडेंट है A B C। मैंने बोला कि आप तीनों में से कोई भी 2 लोग आओ और मेरे पास ये जो 2 चेयर लगा है इस पे आके बैठ जाओ। मतलब हमारे पास 2 चेयर था, मैंने बोला उन तीनों में से कोई भी 2 बंदा आओ और उठ के आओ मेरे पास बैठ जाओ 2 चेयर पे। तो कितने तरीके से बैठ सकते थे, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 चेयर बना लोगे, तो फर्स्ट चेयर पे 3 तरीके से, दूसरे पे कितने, 2 तरीके से, यानी कितना हो जाएगा 6। यानी कि 6 वे से आप बैठा सकते हो। या आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सर परमुटेशन बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। 2 लोग आके बैठेंगे तो अगर पहले चेयर पे A बैठेगा दूसरे पे B बैठेगा, या फिर दूसरे पे A बैठेगा पहले पे B बैठेगा, दोनों में डिफरेंस होगा। तो आप बोलते कि डायरेक्ट या तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व कर लो, या फिर आप क्या करते 3p2 कर देते तो आपका आंसर हो जाता। अब
रिलेटिव पुट 2 का वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गया। और क्या क्या बनेगा बच्चों, तो देखो ए बी बनेगा, बी सी बनेगा और तीसरा बनेगा सी ए, और यहाँ पे बी ए बनेगा और यहाँ पे बन जाएगा सी बी और यहाँ पे बन जाएगा ए सी। ये टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेगा। अब ए बी और बी ए में दोनों में डिफरेंस क्यों होगा बच्चों, क्योंकि मैंने 2 चेयर लगवाया है। तो चेयर के फर्स्ट चेयर पे ए बैठा है, दूसरे पे बी बैठा है। यहाँ पे फर्स्ट चेयर पे बी बैठ गया, सेकेंड पे ए बैठ गया। तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब मैं आपसे बोलूं बच्चों उसी एग्जांपल में कि मान लो कि 3 स्टूडेंट मेरे क्लास में, मैंने बोला कि कोई 2 स्टूडेंट उठ के मेरे पास आ जाओ, तो इन तीनों में से कोई भी 2 मेरे पास आएगा, हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इन लोगों को चेयर पे बैठा नहीं रहा हूं, बस बुला रहा हूं कि केवल 2 लोग आ जाओ। तो एक बात बताओ आप मुझसे कि अगर ए बी आता या फिर बी ए आता, इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा क्या, नहीं होगा। तो कितने लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी आए या फिर बी ए आए, इनमें कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि उनको मैं बुला के चेयर पे बैठा नहीं रहा हूं। यानी कि 3C2 कर देंगे, 3C2 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। और ये क्या क्या बनेगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये तीनों बनेगा या फिर ये तीनों बनेगा, जो लेना है ले लो आप, लेकिन ये बनेगा तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा तो ये नहीं बनेगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा ए बी, बी सी और सी ए, यानी कि 3 वे से आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो, और लगा के आप बोल सकते हो कि बी ए बनेगा या फिर सी बी बनेगा या फिर ए सी। ये अगर सी ए ले लिए तो ए सी नहीं लेंगे, क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होता है। या तो इन तीनों को ले लो या फिर इन तीनों कॉम्बिनेशन को लो, आपका जो मर्जी वो ले लो। अब यहाँ पे फैक्टोरियल आर का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया बच्चों, तब ध्यान समझना। यहाँ पे मान लो कि हमने इसको ले लिया, इस वाले को हमने ले लिया, इस वाले को ले लिया अभी, ठीक है। अब खुद सोचो कि अगर आर का मतलब, फैक्टोरियल आर का मतलब क्या होता है कि आर पर्सन है, आर चेयर है, यानी कि 2 लोग हैं, बी ए हैं, इनको आपस में अरेंज करना, मतलब 2 लोग हैं और 2 प्लेस है, तो इनको आपस में अरेंज करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 2 लोगों को आपस में अरेंज करने कितना होता है, फैक्टोरियल 2 होता है। यानी कि फैक्टोरियल इन 3 में फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही तो टोटल परम्यूटेशन के बराबर फार्मूले में, यानी कि परम्यूटेशन में टोटल 6 बन रहा था, तो कॉम्बिनेशन में हमने कहां मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई करके हमने 6 कर दिया। तो यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी यहां पे एक चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन अगर परम्यूटेशन से केवल सॉल्व हो जा रहा है, अगर उसको कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना चाहो तो कॉम्बिनेशन का भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई करना आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो जिनके मन में ये डाउट था कि जहां परम्यूटेशन लगा सकते हैं वहां कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे, जहां कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं वहां परम्यूटेशन नहीं लगाएंगे, तो वो अपने मन से ये डाउट को निकाल दे। तो अब बच्चों यहां तक की पूरी कहानी हो गई कि परम्यूटेशन का फार्मूला कैसे आया, कॉम्बिनेशन का फार्मूला कैसे आया और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अब बच्चों एक चीज मैं क्लियरली बता दूं, मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फार्मूला में लिखवा देता और आपको मजा भी आता और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कराता, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कराते, लेकिन ये चीजें एकदम क्लियर होना जरूरी था। जब तक एक एक पॉइंट क्लियर नहीं होगा आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है बच्चों अभी तक, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप लास्ट पार्ट तक नहीं देखेंगे, ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई डाउट आपके मन में रहा होगा तो वो लास्ट पार्ट में भी क्लियर हो सकता है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा। जब शुरू से आप लास्ट तक कंप्लीट करेंगे तो आपके मन में कोई भी डाउट होगा वो खत्म हो जाएगा, ये मैं बोल सकता हूं, क्योंकि आप जितने भी टॉपिक में कंप्लीट किया हूं उनको आप देखे होंगे। अगर आपका फर्स्ट पार्ट में कुछ डाउट रह जाता है तो लास्ट पार्ट आते आते मैं आपको क्लियर कर देता हूं, या तो एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर देता हूं या फिर किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लियर कर देता हूं। तो आपके मन में डाउट है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा था मैं, तो मेरे को भी बहुत सारे डाउट होते थे। मैं आराम से बैठा और एक एक पॉइंट को बना के देखता था कि कैसे कैसे बन रहा है। जब मैंने बना के देखने लगा तो ये चीजें इतनी क्लियर हो गई कि आपको आज मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे एकदम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में कोई डाउट नहीं है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप मुझे दे दोगे मैं 100% श्योर हूं कि उसको बना लूंगा, क्योंकि मैंने इतना इस पे प्रैक्टिस किया, इतने सारे पैटर्न बना के देखा है कि मुझे कोई डाउट है ही नहीं है। तो ये आपके साथ भी होगा कि आपको मन में डाउट नहीं रहेगा, लेकिन आप एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट होगा वो क्लियर होता जाएगा। केवल थ्योरी पढ़ा के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया जा सकता है। कुछ चीजें आपको थ्योरी से क्लियर होती है, कुछ चीजें आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तो वहां पे क्लियर होगी। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि जो मन में हमारे डाउट है वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाए। अब देख लेते हैं बच्चों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो ये टेबल आपको बताएगा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या, अभी तक जो पढ़े हैं उसको हमने यहाँ पे समराइज कर दिया है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन जैसे आपके दिमाग में आता है तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए बच्चों कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जैसे कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आएगा, कहीं भी किसी क्वेश्चन में आप कॉम्बिनेशन या फिर कोई कॉम्बिनेशन पूछे, आप तुरंत सोचना कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरह अगर कोई परमुटेशन की बात करेगा बच्चों तो आप बोलोगे कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जैसे आप परमुटेशन कहीं दिमाग में कहीं भी सुने आप, तो आपके दिमाग में पहला पॉइंट यही आना चाहिए कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है परमुटेशन में, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपको ये याद रहता है बच्चों तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगाए कि परमुटेशन लगाए, तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट देखने से पहले एक एग्जांपल बताता हूं बच्चों। इस एग्जांपल को अपने दिमाग में फिट कर लो। कभी भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डाउट होगा तो इस एग्जांपल को याद रखना, आपका तुरंत डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ये है बच्चों कि आप ये सोचना कि सर ने बताया था कि क्लास में कुछ बच्चे हैं, मान लो एज्यूम करो कि मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 50 स्टूडेंट में से कोई भी 4 मेरे पास आ जाओ, तो 4 आने का मतलब ये हो गया कि हम उनको केवल सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जब तक चल के मेरे पास आएंगे वो सिलेक्शन हुआ। लेकिन अगर मैं 4 चेयर लगवा के बैठा दूंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन वो केवल मेरे पास 4 लोग उठ के आएंगे तो वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो जब तक वो लोग उठ के आए वहां तक क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। यानी कि वहां पे केवल सिलेक्शन हो रहा है, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, सिलेक्शन होगा। लेकिन उन्हीं को बुला के मैं चेयर पे बैठा दूं तो वहां पे पहले मैंने बुलाया तो मतलब सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद उनको जब चेयर पे बैठा रहा हूं बच्चे तो वो हो जाएगा अरेंजमेंट। यानी कि परमुटेशन का मतलब ये हो गया कि सिलेक्शन करना फिर अरेंजमेंट करना, और कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया केवल सिलेक्शन करना। इसलिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है बच्चों, नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। यानी कि अगर क्लास में एन बच्चे हैं और उनमें से आर बच्चों को मैं बोलूं कि आप लोग आओ मेरे पास उठ के आ जाओ आर स्टूडेंट, तो एन में से कोई भी आर बंदा उठ के मेरे पास आ जाएगा, और उठ के आएगा तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन मैं अगर बोल दूं कि एन स्टूडेंट में से आर स्टूडेंट उठ के आओ और मेरे पास आओ और यहाँ पे आर चेयर लगा हुआ है यहाँ पे बैठ जाओ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमको उनको बुला के मैं अरेंज कर रहा हूं, तो वहां पे सिलेक्शन भी होगा अरेंजमेंट भी होगा। इसलिए परमुटेशन का जो डेफिनेशन हो जाता है ये हो जाता है, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। एन स्टूडेंट को आपको अरेंज करना है कितने प्लेस पे, आर प्लेस पे आपको अरेंज करना है। तो परमुटेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि हमने एन पर्सन में से आर पर्सन को सिलेक्ट किया और उनके पास उसके बाद उसको अरेंज किया, ये हो गया परमुटेशन। और ये फार्मूला तो आपको पता है कि एनसीआर का फार्मूला क्या होता है और परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है। तो ये टेबल आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आपके मन में डाउट है बच्चों तो एकदम बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आप लोगों से मैं एक ही बात बोलूंगा, बार बार यही बात बोल रहा हूं कि आप फर्स्ट से लेकर लास्ट पार्ट तक देखना। मैं 100% डैम श्योर हूं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको इतना अच्छा आ जाएगा आप किसी को पढ़ा भी पाओगे। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं बच्चों, और उस एग्जांपल के थ्रू ये चीज डेवलप करने की कोशिश करूंगा कि किस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगाना और किस क्वेश्चन में परमुटेशन लगाना, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इन ए टूर्नामेंट 14 टीम प्ले लीग मैच। 14 टीम है जो कि लीग मैच खेलना चाहती है। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ ईच टीम प्ले अगेंस्ट अदर टीम वंस, मतलब हर एक टीम दूसरे टीम के साथ अपोजिट में एक ही बार खेलती है तो कितने मैच खेलना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मैं बताया था कि 3 मेथड है। पहला मेथड होता है बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दूसरा होता है परमुटेशन, तीसरा होता है कॉम्बिनेशन। ये जो होता है बच्चों यूनिवर्सल मेथड है, हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं। परमुटेशन कहाँ पे लगाते हैं बच्चों, जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो, और कॉम्बिनेशन कहाँ पे लगाते हैं, जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं हो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे फंडामेंटल, पहले इसको देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाओगे बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे सर 14 टीम है तो सबका नाम, सब टीम का नामकरण करना पड़ेगा, ए बी सी डी करके ऐसे 14 मैच टीम का नामकरण करना पड़ेगा। अगर इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अगर काउंट करते हैं बच्चों तो बहुत टाइम लगेगा, यानी इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि इसको टाइम लगेगा काउंट करने में। ऐसे सॉल्व किया जा सकता है लेकिन टाइम लगेगा। हमको वो मेथड अप्लाई करना है जिससे टाइम न लगे। और मैं यही तो आपको बताया कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो क्वेश्चन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते थे, अगर यही सैंपल छोटा होता, 2 टीम होती, 4 टीम होती तो हम लोग काउंट कर लेते, लेकिन यहाँ पे टीम 14 है, सैंपल बड़ा है, तो यहाँ पे अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा लेते तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो परमुटेशन का फार्मूला लगा देंगे, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा देंगे। अब सोचो बच्चों कि 14 टीम है, मान लेते हैं बच्चों कि इनमें से कोई टीम ए और बी है। अगर टीम और ए और बी है, अब ये एक दूसरे का अपोजिट खेलेंगे, तो ए बी के साथ खेले या फिर बी ए के साथ खेले, तो कितने लोग बोलेंगे इन दोनों मैच का मतलब एक ही होगा। अगर इसी बात को सिंपल सा भाषा समझाओ बच्चों तो मान लो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है,
तो इंडिया पाकिस्तान के साथ खेले या फिर पाकिस्तान इंडिया के साथ खेले, दोनों मैच का मतलब क्या होगा, सेम होगा। कैसे सेम होगा? अगर इंडियन से किसी से पूछोगे तो बोलेगा पाकिस्तान के साथ मैच है, कोई पाकिस्तानी से पूछोगे तो बोलेगा इंडिया के साथ मैच है। लेकिन अगर मैच चालू हो गया तो इंडिया में जो मैच चलेगा वही मैच पाकिस्तान में भी चलेगा, तो मैच का मतलब सेम हो गया। इंडिया पाकिस्तान से खेले या फिर पाकिस्तान इंडिया से खेले, दोनों का मतलब सेम हो गया। मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगने वाला है, परम्यूटेशन हम लोग नहीं लगाएंगे। कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो इजीली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों, 14 टीम में इसमें से केवल 2 टीम को सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे 14C2। यहाँ पे केवल सिलेक्शन हो रहा है, ध्यान रखना। 14 टीम में से कोई 2 टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। 14C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 14 × 13 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो यानी 13 × 7 हो जाएगा। 13 × 7 कितना होता है, 91 होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 91 मैच खेलना पड़ेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन पे बच्चों 5 स्टार लगा लेना। क्यों लगा लेना? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा। जब भी मैच की बात होगी कॉम्बिनेशन लगेगा। जब n टीम हो, ध्यान रखना, अगर आपके पास n टीम हो और आपको एक दूसरे का अपोजिट केवल खेलना है, एक ही बार मैच खेलना है एक दूसरे हर टीम के साथ, तो आप उसको खेलोगे कितने तरीके से, NC2 तरीके से। ये आपका होता है। ये बुक में लिखा रहता है कि अगर n टीम है और सारी टीम एक दूसरे का अपोजिट एक ही बार मैच खेलना चाहती है तो कितने तरीके से खेल सकती है, NC2 तरीके से खेल सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बुक्स में भी लिखा रहता है कि n टीम है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये n टीम है और हर मैच को, हर टीम को एक दूसरे के साथ अपोजिट केवल एक ही बार खेलना है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा था ईच टीम प्ले अगेंस्ट अदर टीम वंस ओनली, एक ही बार केवल खेलना होता है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं NC2 का, और इस पे बेस्ट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब खुद सोचो कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, ओनली 5 सेकेंड। मैं इतना टाइम इसलिए लिया हूं कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करते तो टाइम लगता है, इसलिए हमने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज क्या है, बड़ा है। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कि परम्यूटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन। जब हमने चेक किया तो यहाँ पे देखा कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे परम्यूटेशन क्या होगा, नहीं लगेगा। यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लगाएंगे और क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इस पे भी स्टार लगा लेना। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि व्हेन 10% शेक हैंड्स विथ वन अनदर, मतलब कि 10 लोग हैं एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हैं तो कितने पॉसिबल वे होंगे हाथ मिलाने का, ये आपसे पूछा गया है। तो आप खुद सोचो कि 10 लोग हैं, तो जैसे राम और श्याम है तो राम श्याम से हैंड मिलाएगा, एक ही बार मिलाएगा ना, कोई भी पर्सन किसी से एक बार हैंड मिलाता है। यानी कि 10% एक दूसरे से हैंडशेक करना है तो कितने पॉसिबल वे में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो कितने लोग बोलेंगे सर, अगर 10% है, ध्यान रखना 10% है, अगर आप 10% का नामकरण करो, ABCD ऐसे करके नामकरण करके सॉल्व करो, मतलब कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाओगे, तो कितने लोग बोलेंगे बहुत टाइम लगने वाला है सर, क्योंकि सबको चेक करना पड़ेगा, ए किसके साथ हैंडशेक कर रहा है, बी किसके साथ हैंडशेक करना है, क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज क्या है, बड़ा। अगर यहीं पे 2% होते, 3% होते तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी इसको सॉल्व कर पाते। यानी यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, हम लोग अब आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे बच्चों, तो हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं चेक करने के लिए। अब 10% में से मान लेते हैं कि कोई ए और बी, कोई 2% है 10% में से। अब देखते हैं इनके बीच में क्या पैटर्न बनना है। तो देखो, ए बी से हैंडशेक करे या फिर बी ए से हैंडशेक करे, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा ना। राम श्याम के साथ हैंडशेक करे या फिर श्याम राम के साथ हैंडशेक करे, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। यानी कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। और 10% है और हैंडशेक करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो 10 लोगों में से 2 लोगों को हमको केवल सेलेक्ट करना, उनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। 10C2 तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और 10C2 की वैल्यू कितनी होती है, 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा बच्चों 45। यानी कि 10% है, अगर आपस में हैंडशेक करना चाहते हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं बच्चों, तो ये होगा 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी इज द करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा रहता है बच्चों कि n% है और वो हैंडशेक करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो NC2 वैसे कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि NC2 क्यों लगाए हैं। NC2 किस लिए लगाए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक n% है और एक दूसरे के साथ, यहाँ पे याद रखना एक हिडन कंडीशन है कि n% में सब लोग एक दूसरे के साथ हैंडशेक करना चाहते हैं, तो कितने तरीके से करेंगे, तो होगा NC2। यहाँ पे लिखा था
है बच्चों कि विथ वन एंड अदर, मतलब एक दूसरे के साथ वो हैंडशेक करना चाहते हैं, तो एन पर्सन रहेंगे तो NC2 तरीके से क्या कर सकते हैं, हैंडशेक कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में और गेट में भी पूछा जाता है, तो एकदम ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों मैंने कराया, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जब भी टीम की बात आएगी कि एन टीम है और एक दूसरे का अपोजिट खेलना है तो NC2 तरीके से खेलेंगे, और अगर हैंडशेक करना है तो वो भी NC2 तरीके से करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 गेट 2015 में आया है, 1 मार्क्स का, मैकेनिकल और आईएन ब्रांच में, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में केवल 5 सेकंड लगना चाहिए बच्चों। बस पढ़ने में जितना टाइम लगा उसके अलावा 5 सेकंड लगना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बोला गया है कि 5 टीम हैव टू कंप्लीट इन लीग, 5 टीम है जो किसी लीग को कंप्लीट करना चाहती है, ठीक है, विथ एवरी टीम प्लेइंग एवरी अदर टीम एग्जैक्टली वंस, हर टीम दूसरे टीम के साथ केवल एक ही बार खेल सकती है, ये दिया हुआ है। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट राउंड जाने से पहले इस राउंड में हर टीम को एक दूसरे के साथ एक बार मैच खेलना है। आगे बोला गया हाउ मेनी मैचेस विल हैव टू बी हेल्ड टू कंप्लीट द लीग राउंड ऑफ मैच, ये जो लीग है इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए कितना मैच खेलना पड़ेगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर, सिंपल सा पूछा गया कि 5 टीम है और एक दूसरे का अपोजिट खेलना है तो कितने मैचेस खेलना पड़ेगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर 5C2 कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम लोग कॉम्बिनेशन लगाते हैं, 5 में से 2 टीम को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 5C2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 10 मैच। यानी इस राउंड को क्लियर करने से पहले 10 मैच को खेलना पड़ेगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बी टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। मैं आप लोग ये बात बता चुका हूं बच्चों कि मैक्सिमम जो गेट में क्वेश्चन होते हैं बच्चों आसानी क्वेश्चन है। 90% क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है कि वो इजी से मॉडरेट लेवल के होते हैं। 90% क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आई थिंक आप लोग को बेसिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये चीज समझ पाए होंगे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है और कैसे चेक करते हैं क्वेश्चन में कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। आपको एक छोटा सा सिंपल लेना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो परमुटेशन लगा देंगे, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो कॉम्बिनेशन लगा देंगे। बस इतना ही करना है बच्चों। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। देखो ये थिंकिंग जब आप डेवलप कर दोगे ना कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये चेक करना, आपको कोई नहीं हरा सकता। आपको एकदम क्लियर पता होगा कि परमुटेशन लगाना है कि कॉम्बिनेशन लगाना है। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। उसके बाद इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेगा तो परमुटेशन लगा देना, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो कॉम्बिनेशन लगा देना। आपको क्या करना है, इन दोनों में आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, साथ में आंसर निकालना और कमेंट करके बताना है कि आप क्या सोचते हो और आपका आंसर कितना आ रहा है। अगर आप अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं जुड़े हैं बच्चों तो ये फेसबुक पेज का आईडी है बच्चों, इस पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे डेली 1-2 क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ कि पोस्ट कर दूं। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं बच्चों तो आप ये इंस्टाग्राम पेज का आईडी है बच्चों, इस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। सेम क्वेश्चन यहाँ भी पोस्ट होता है, आप दोनों में से कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। और साथ में बच्चों ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल पे जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो गए उन सारे टॉपिक का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा।